गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेयर के बारे में, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ओके, क्योंकि इससे पहले जो हम मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ में पढ़े जिसमें हमने इंट्रोडक्शन के तौर पे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, इनके बारे में जाना है। 3 मेजर डोमेन्स और जहाँ पर हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है, सारे लैंड फॉर्म्स हैं, वाटर है, एयर प्रेजेंट है, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है उसे हम बायोस्फीयर के तौर पर जानते हैं। जिसमें हम लिथोस्फीयर जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं इनके बारे में हम डिस्क्रिप्शन पढ़ चुके हैं। फिर हमने हाइड्रोस्फीयर लिया था जिसमें हमने ओशंस के बारे में पढ़ा था। आज हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि आप लोगों ने क्लास 5th में पूरा चैप्टर पढ़ रखा है एटमॉस्फेयर के ऊपर, और आपने ये भी जाना है जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं। आप सभी जानते हैं एटमॉस्फेयर जो है हमने पढ़ा था, इसमें हमने 5 लेयर्स पढ़ी थी: ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, देन एक्सोस्फीयर। ये 5 लेयर्स हुआ करते हैं और सबके अपने अपने इम्पॉर्टेंस थे, उनकी अपनी सिग्निफिकेंस थी। ओके, नाउ अगर हम एटमॉस्फेयर को हम लेके तो एक ऐसे ब्लैंकेट है हमारे अर्थ सरफेस पे हवा की, जिससे कि हमारा एटमॉस्फेयर बनता है, जिससे कि जो सन से आई हार्मफुल रेडिएशंस हो या स्पेस से आया कोई भी मेटियोर्स हो, वो सब एटमॉस्फेयर की वजह से ये सारी चीज़ें हमारे अर्थ तक पहुंच नहीं पाती। अदरवाइज़ अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता, ये एयर ब्लैंकेट ऑफ एयर नहीं होती, तो सबसे पहले यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाती। और उसके बाद सेकेंड चीज़ कि जो अर्थ का टेम्परेचर है दिन में जो था बहुत ज़्यादा गर्म होता और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ये एटमॉस्फेयर का ही कारण है जिसकी वजह से हमें एडवोकेट टेम्परेचर हमें मिल पा रहा है। हमें केवल उतनी ही गर्मी मिल पा रही है जितनी कि यहाँ पर लाइफ सपोर्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट, और उतनी हम ठंड भी हमें मिलती है जितनी कि एक लाइफ प्रॉपरली जो सपोर्ट है वो यहाँ पे लाइफ सपोर्ट हो जाए, उतनी ही अमाउंट में हमें ठंड भी मिल रही है। तो ये सारा फिनोमिना जो हो रहा है वो एटमॉस्फेयर की वजह से। ओके, अब जो हमारी जो एयर है, एटमॉस्फेयर जो बना है वो बेसिकली एयर से बना है। तो एयर में बहुत सारी चीज़ें हैं मिली हुई हैं। डस्ट पार्टिकल्स हो गए, वाटर वेपर्स हो गए। मेन कंपोनेंट जो है इसके वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अदर गैसेस है, हीलियम, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, ऐसे बहुत सारी गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। ओके, जिससे हमारी एयर में बनती हैं। हम इसको बहुत अच्छे से डिफाइन भी कर सकते किया हुआ है। ओके, और जो पार्टिकल्स, वेरियस पार्टिकल्स मिलके जो एयर को बनाते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन का हो, ऑक्सीजन का हो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, हीलियम, आर्गन, वेरियस जो गैसेस, ये सब मिलकर हमारे एयर की डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो 78% सबसे ज़्यादा जो एयर में प्रेजेंट है वो है नाइट्रोजन, देन कम्स ऑक्सीजन, एंड देन कम्स द ऑल अदर गैसेस जो मिलके लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, ये वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, ये सब आते हैं 1% में। ओके, और जिससे हमारा 100% ऑफ एयर का कंपोजिशन कंप्लीट होता है। अब ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमें सांस लेने के लिए। ओके, वेरस कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लैनेट से जो है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज जो होता है वो प्लांट्स करते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस। ओके, और नाइट्रोजन इसके साथ साथ एसेंशियल है फॉर द ग्रोथ ऑफ द लिविंग थिंग। जितनी भी जो ग्रोथ होती है लिविंग थिंग्स की वो नाइट्रोजन की वजह से भी होती है। फॉर एन एग्जांपल अगर हम प्लांट्स की बात ले लें, जिस सॉइल में नाइट्रोजन प्रेजेंस नहीं होगा वहाँ पे कोई भी प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएगा। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तीनों ही एसेंशियल चीज़ें हैं कहीं भी जहाँ पर लाइफ को हमें सपोर्ट चाहिए, मतलब जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है वहाँ पे 3 एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। सबके अपने इंपॉर्टेंस है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड मेनली यूज़ करते हैं प्लांट्स, वेरस ऑक्सीजन जो है मेनली ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। ओके, और नाइट्रोजन जो भी लिविंग थिंग्स है अर्थ पे जिसको ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन हेल्प करती है। उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लैनेट को वार्म करने में हेल्प करती है। दिन के समय तो ठीक है, वी गेट सनलाइट, बट लेकिन रात के समय जब हमारे पास सनलाइट नहीं होती है तो अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो पूरा जो सरफेस है हमारा पर ठंडा हो जाएगा। इसकी वजह से हो सकता है यहाँ पे बर्फ़ तक जम जाए, इतनी ठंड पड़ सकती है। जिस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड वही चीज़ करता है, वो हमारे प्लैनेट को गर्म रखता है जब सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब रात होती है। ओके, अब हम एटमॉस्फेयर को देखें तो 5 लेयर्स में है, जिसमें सबसे पहले लेयर आती है ट्रोपोस्फियर, जो जिसमें हम अभी डिसाइड कर रही है। और जो लेयर है ये ट्रोपोस्फियर है। जितने भी यहाँ पे वेदरिंग एक्शंस, वेदरिंग फिनोमेना होता है, बारिश होना, बादल बनना,
ओके, मौसम चेंज, हवा तेज चलना, ये सारे जो वेदर फिनोमेना, चाहे वो तूफान आ जाना, हवाएं चलना, स्टॉर्म्स हम बोलते हैं, उसको हम तूफान बोलते हैं, क्लाउड्स बनना, बारिश होना, ये सारी जो वेदरिंग एक्टिविटी इस लेयर में होती है। अब डेंसिटी जो एयर की है यहाँ पे ज़्यादा रहती है, मीन्स बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी वेरियस गैसेस भी मिली रहती है, धुआं मिल रहा है, डस्ट पार्टिकल्स मिल रहे हैं, वाटर वेपर्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से एयर की डेंसिटी ज़्यादा है और जिसकी वजह से आप सांस भी ले पा रहे हो। पर लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे तो एयर की जो थिकनेस है, डेंसिटी है, वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आप सांस नहीं ले पाओगे। ओके, देन मतलब यहाँ वहाँ पे एयर जो क्वांटिटी है वो थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, थिनर हो जाती है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। मतलब कि वहाँ अगर डेंसिटी कम होगी तो एयर की मात्रा भी कम होगी, एज ए रिजल्ट आप सांस नहीं ले पाओगे। ओके, फिर उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फियर लेयर, जस्ट इसके ऊपर। ओके, मतलब अगर हम एटमॉस्फेयर की अप्रॉक्सीमेट अगर हम हाइट देखें तो अर्थ से 15 से 17 किलोमीटर के बीच जो है वो ट्रोपोस्फियर है, और उसके बाद स्टार्ट होते हैं हमारे स्ट्रेटोस्फियर लेयर। जैसे ही हम स्ट्रेटोस्फियर में ऊपर जाएंगे तो ये 15 to 16 या फिर 16-17 किलोमीटर से इसकी हाइट स्टार्ट हो जाती है और ये 50 किलोमीटर्स तक और रहती है, 17 किलोमीटर एंड 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अगर हम अर्थ से देखें तो 50 किलोमीटर ऊपर तक स्ट्रेटोस्फियर वाली लेयर है। ओके, इसी लेयर में, इसी स्ट्रेटोस्फियर लेयर में हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर ओजोन लेयर है, जो कि सन से आई हुई जितनी भी हार्मफुल रेडिएशन से, हीट है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, उसको एब्जॉर्ब करती है। इसलिए मैंने कहा था एटमॉस्फेयर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी एटमॉस्फेयर की वजह से जो सन की जो हार्मफुल हीट होती है, रेडिएशन होती है, उस वजह से ओजोन लेयर उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। अदरवाइज अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो मीन्स आई डोंट, मतलब ऐसा मानते हैं साइंटिस्ट कि शायद यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट ना हो। तो यहाँ सिंस इस लेयर में ऊपर जाता है स्ट्रेटोस्फियर है, तो थोड़ी गर्म लेयर होती है एज़ कम्पेयर टू अवर ट्रोपोस्फियर। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है हाई रहता है, रीज़न ओजोन लेयर की वजह से, क्योंकि यहाँ पे सारी हीट जो है वो ट्रैप हुई हुई रहती है, एब्जॉर्व हुई हुई रहती है। अब हीट एब्जॉर्व करेगी तो ऑब्वियसली बात उस लेयर में गर्मी बढ़ेगी। ओके, अब जितने भी जो एयरक्राफ्ट होते हैं, जो आजकल जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं, वो स्ट्रेटोस्फियर की जो लोअर नीचे वाली हिस्से, जस्ट अबव द ट्रोपोस्फियर, और सबसे नीचा वाला हिस्सा स्ट्रेटोस्फियर का, वहाँ उड़ाने भरते हैं। फिर उसके बाद में आती है मिजोस्फियर लेयर। मिजोस्फियर लेयर का सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़, जितने भी मेटियोर्स आते हैं जो कि हम ये बोल सकते हैं जो प्लैनेट्स के टुकड़े होते हैं, जो कि अर्थ सरफेस, मतलब स्पेस से अर्थ सरफेस की तरफ आते हैं, तो ये मिजोस्फियर के लेयर तक आके वो जल जाते हैं। अगर मिजोस्फियर नहीं होता है तो हो सकता है मिजोस्फियर लेयर तक आते आते जल जाते हैं। तो इस लेयर का खास बात यह है, ये जितने भी अब स्पेस से बाहर से आई हुई कोई भी चीज़ होती है इनको वो जला देता है। अगर ये लेयर नहीं होती तो वो उल्कापिंड हमारे धरती पर गिर सकते थे और काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते थे। ओके, अब इसी लेयर में 70 to 80 के से जो इसकी जो वो है हाइट है, अर्थ से 85 किलोमीटर तक मिजोस्फीयर है। स्ट्रेटोस्फीयर के बाद से 85 किलोमीटर, यानी कि अगर हम 50 to 80 किलोमीटर के बीच मिजोस्फीयर लेयर है। इसी लेयर में एक आयनोस्फीयर लेयर भी होता है मिजोस्फीयर में, जहाँ पर आयंस रहते हैं, चार्ज पार्टिकल रहते हैं, जिससे कि हम रेडियो कम्युनिकेशन से होती हैं, जितने भी रेडियोज़ में कम्युनिकेशन होती है, आप फ़ोन, मोबाइल फ़ोन से बात कर सकते हो, जितने सिग्नल्स जाने के काम हैं, तो वो सारे काम इसी लेयर के हेल्प से, जो भी हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं रेडियो का, इसी लेयर के थ्रू कर पाते हैं। ओके, देन आफ्टर दैट कम्स द थर्मोस्फियर, जो कि सबसे ज़्यादा आई थिंक सबसे ज़्यादा गर्म लेयर होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता रहता है। ओके, हाँ, पर लेकिन एक खास बात यह है कि मेसोस्फीयर एक ऐसा इकलौता पोर्शन है, जैसे कि ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर कम है, स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ा है ड्यू टू द ओजोन लेयर। फिर जैसे ही ओजोन लेयर को पार करोगे तो ये वाली जो लेयर है ठंडी लेयर मानी जाती है। बट लेकिन मेसोस्फीयर के बाद की जितनी भी लेयर हैं वो वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो स्पेस की तरफ हम जाते जा रहे हैं। क्योंकि हम स्पेस की तरफ जाते हैं तो सन की हीट जो होती है डायरेक्ट पड़ती है इन लेयर्स पे, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा गर्म लेयर होती है मानी जाती है। ओके, आफ्टर मेसोस्फीयर थर्मोस्फीयर द हॉटेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, सबसे ज़्यादा गर्म लेयर मानी जाती है एटमॉस्फेयर की। यहाँ पर डेंसिटी इतनी ज़्यादा कम होती है और कहीं ना कहीं
मतलब बहुत ज़्यादा एयर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम रहती है, प्रेजेंट एयर बहुत ज़्यादा कम रहती है, तो कहीं ना कहीं आप स्पेस के बिल्कुल पास आ जाते हो। देन कम द एग्जॉस्फीयर, जो कि हमारी आउटर मोस्ट लेयर है, इसको हम स्पेस के नाम से भी जानते हैं। ओके, थर्मोस्फीयर जो लेयर है उसमें हमारे जितने भी सैटेलाइट्स हैं, हम जितने भी सैटेलाइट्स उपकरण जो हम स्पेस में भेजते हैं वो थर्मोस्फीयर वाली लेयर में रहती है। यहीं से हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। आपका वेदर फोरकास्ट हो गया, टीवी के सिग्नल्स हो गए, मतलब जो टीवी में टेलीविजन देखते हो, ये सब इन्हीं लेयर पे जो सैटेलाइट्स रोटेट कर रही हैं। थर्मोस्फीयर एक ऐसी लेयर जहाँ पे आप अगर आप रिसर्च करोगे और अगर आप स्टडी करोगे तो थर्मोस्फीयर एक से लेयर है जहाँ पे आपको मतलब बहुत सारे सैटेलाइट्स आपको अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हुए मिलेगी। ओके, और उसके बाद एक्सोस्फीयर जो हमारी आउटरमोस्ट लेयर है, ओके, जिसको कि हम आउटर स्पेस भी बोलते हैं, इसकी कोई बाउंड्री नहीं। ओके, द डेंसिटी, टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द एटमोसफेयर वेरीज एज वी मूव हायर टू द एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, हाई एल्टीट्यूड पे जाते जाएंगे, तो वहाँ पर उनकी डेंसिटी, उनका टेम्परेचर, हवा का प्रेशर, दबाव सब बदलता जाता है। ओके, अब आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं जो अपने साथ सिलेंडर्स लेके जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि हम पहाड़ पे जाएंगे तो ऊंचाई पे जाएंगे, और मैंने यही बोला जैसे से आप ऊंचाई जाते जाओगे हमारी एयर जो है वो थिन होती जाएगी। हम जितने नीचे यहाँ पे जो डिफरेंट हमारे पास गैसेस का मिक्सचर है उसकी वजह से एयर की डेंसिटी ज़्यादा है, पर लेकिन जैसे हम ऊपर जाएंगे एयर की जो डेंसिटी वो कम हो जाएगी, उसकी मात्रा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ होगी। जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो माउंटेन की चढ़ाई करते हैं, तो वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो माउंटेन्स होते हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पर सांस लेना पॉसिबल नहीं होता, तो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं, ताकि अगर वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो, उसमें सांस नहीं ली जा रही है, तो उन सिलेंडर की हेल्प से वो सांस ले सके। ओके, during the summer season, most of the people prefer to go as hill station as they are cooler than plains. Why is it that at higher altitude is cooler than the air at lower altitude? As we move higher, the temperature of the air decreases due to the lower density of the air. Thin air has more molecular gap between air particles, due to which it holds the heat. अब क्या होता है कि बहुत आपने कभी गौर करा होगा, बहुत सारे पीपल जो होते हैं गर्मी के समय पे हिल स्टेशन जाना पसंद करते हैं, ठंडी जगहों पे, बेसिकली जहाँ पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण होता है, एनवायरनमेंट होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आप ठंड रहती है, आपको ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। उसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे जो हमारे वही रीज़न है, जैसे आप हवा में जैसे जितनी हाइट पर जाओगे एयर जो है वो पतली होती जाती है, जहाँ पर एयर पतली होती है तो वहाँ पर उसका टेम्परेचर जो होता है वो भी गिर जाता है, इसकी वजह से वहाँ का जो वातावरण होता है, टेम्परेचर होता है, ऊपर कूल रहता है। ओके, नाउ जो हमारा डायनामिक डोमेन हमारे अर्थ है, जो कि हमारा लास्ट डोमेन बचा है बायोस्फीयर, जहाँ पर हम सर्वाइव करें, जहाँ पे हमारे सारे स्पीशीज़ हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ हैं ना, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, हम ह्यूमंस, प्लांट्स, ये जो हमारा जो डोमेन है ये हमारा बायोस्फीयर डोमेन है। ओके, यहाँ पर ये तीनों मेजर डोमेन्स, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये तीनों मिलकर लाइफ को सपोर्ट करने लायक बना रहे हैं, या फिर एक ऐसा वातावरण बना रहे हैं जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट हो सके। यहाँ पे आपको वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मिलेंगे, है ना, वायरसेस, बैक्टीरियाज, फंगी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज, एक्वाटिक एनिमल्स, ये सब चीज़ें इस बायोस्फीयर डोमेन में रहती है। ये एक तरीका ऐसा नैरो डोमेन है जहाँ पर तीनों चीज़ें इंटरैक्ट आपस में कर रही हैं। ओके, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ओके, इस डोमेन को बायोस्फीयर के अलावा डोमेन ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, क्योंकि हम सब यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि हम सब यहाँ पर एक दूसरे डिपेंडेंट है। हम इंसान प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, क्योंकि हमें उनसे खाना मिलता है। ओके, दैन प्लांट्स हम पर डिपेंडेंट है, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जब जाके वो अपने लिए खाना बना पाते हैं। ओके, एनिमल्स भी प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, कहीं ना कहीं वो उनका फूड प्रोवाइड करते हैं। सो एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन द बायोस्फीयर। ओके, इसके बाद एक और जो इन्वायरमेंट बनता है, हम इंसान और हमारा इन्वायरमेंट, है ना, कुछ ऐसा इन्वायरमेंट जो नेचर से बना हुआ है ना, हमारे आसपास की चीज़ें, जितनी भी हरियाली चीज़ें जो भी हम नेचर से मिल रही है। इसके बाद हम ह्यूमन ने जब सेटल्ड हुए तो हमने अपने लिए अलग इन्वायरमेंट बनाया। हमने अपने लिए कैसा अलग इन्वायरमेंट बनाया? हमने स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, बिल्डिंग्स बनाए, हमने आपस में एक दूसरे रिश्ते बनाए, दोस्ती करी। ये सारे जो इन्वायरमेंट होते हैं इसको हम ह्यूमन इन्वायरमेंट बोलते हैं। ओके, हमने मंदिर बनाए, ओके, हमने सोशल कल्चर्स बनाए, रिलीजियंस बनाए,
रिलीजन्स बने, ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारा ह्यूमन ए पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन एनवायरनमेंट। ओके, अब कुछ जो है हम ह्यूमन एनवायरनमेंट में जो है दो तरीके से होता है, एक जो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट होता है और एक ह्यूमन का आपस में एक एनवायरनमेंट होता है। अब ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में क्या आएगा, बिल्डिंग्स हो गई, कॉलेजेस हो गए, रोड हो गई, ब्रिजेस हो गए, कार, जो भी हमारे लाइफ को कंफर्ट बनाती है, हमारे आसपास को जो सारी चीज़ें जो बनी हुई हम ह्यूमंस ने बनाई है और कहीं ना कहीं पार्ट है हमारे लाइफ का, वो हमारा हो गया ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। एक होता है ह्यूमन एनवायरनमेंट जो हमारे आपस में सामाजिक रिश्ते हैं, हमारे कल्चर्स हैं, हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारे आपस में हमारे घरों में जो रिश्ते हैं, ये हमारे ह्यूमन एनवायरनमेंट में आते हैं। ओके, आई होप ये आपको चैप्टर समझ में आ गया हो, और आज के लिए इतना ही, चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।